मेरा नाम एरियन है। मैं 8 साल का हूँ और मुझे एक ऐसी बात समझ आ चुकी है जो इस गांव के ज़्यादातर बड़े लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ ज़्यादा मेहनत करने से आप अमीर नहीं बनते, बस ज़्यादा थक जाते हो। मेरे पिता क्लाउज हर सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं। वो वही पुराने टूटे हुए बूट्स पहनते हैं, 2 मील पैदल चलकर फार्म जाते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक उनकी पीठ जवाब न दे दे। जब वो घर आते हैं तो उनमें से कीचड़ और जानवरों की बदबू आती है और डिनर पर वो कुछ नहीं बोलते। मेरी माँ अपना पूरा दिन एक लकड़ी के टब के ऊपर झुककर दूसरों की शर्ट रगड़ने में बिता देती हैं, जब तक कि उनकी उंगलियां फटकर खून न देने लगे। उन्हें बदले में कुछ सिक्के मिलते हैं जो हफ्ता खत्म होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। हम दिन में एक बार खाना खाते हैं, कभी कभी सर्दियों में 2 बार और कभी कभी एक दिन छोड़कर। मेज पर हमेशा एक ऐसा पल आता है जब मैं अपने माता पिता को खुद खाना परोसने से पहले उस बर्तन में बचे हुए खाने को गिनते हुए देखता हूँ। वो ये पक्का करते हैं कि पहले मुझे भरपेट खाना मिले। उन्हें लगता है कि मैं नोटिस नहीं करता, पर मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। मैं ये सब देखता हूँ और सोचता हूँ, इसका क्या फ़ायदा। वो हर घंटे काम करते हैं, जागते रहते हैं, और कुछ नहीं बदलता। वही मिट्टी का फर्श, वही टूटी हुई दीवारें, वही एक मोमबत्ती जिसे हम जल्दी बुझा देते हैं क्योंकि वैक्स के पैसे लगते हैं। मैं 8 साल का हूँ और मैं अभी से देख सकता हूँ कि अगर मैं इसी रास्ते पर चला तो 40 की उम्र में मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। मैंने 8 साल की उम्र में ही फैसला कर लिया कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। दिक्कत यह है कि मुझे पता नहीं कि दूसरा रास्ता कैसा दिखता है। मुझे बस इतना पता है कि इसमें वो चीज़ें सीखना शामिल है जो मेरे पिता नहीं जानते। मैं किताबें नहीं खरीदता, हमारे पास किताबों के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन मैंने शुरू में ही एक बात नोटिस की, लोग किताबें फेंक देते हैं। कीमती वाली नहीं, बल्कि फटी हुई पुरानी, वो किताबें जिनके कवर खो गए हों या जो पानी से खराब हो गई हों, या फिर उन लोगों की जिनकी मौत हो गई हो और जिनके घर वाले पढ़ना नहीं जानते हों। मैंने गांव में घर घर जाना शुरू किया। मैं दरवाज़ा खटखटाता और तमीज़ से पूछता कि क्या उनके पास कोई पुराने कागज़ या किताबें हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग ना कह देते और दरवाज़ा बंद कर देते। कुछ लोग मुझे चीज़ें दे देते। पहली चीज़ जो मुझे मिली वो एक लैटिन ग्रामर की आधी टेक्स्ट बुक थी, जिसका कवर नहीं था और शुरू के 30 पन्ने गायब थे। उसकी बाइंडिंग टूट रही थी और किसी ने खाली जगहों पर घोड़ों के चित्र बना रखे थे। मैं उसे घर ले गया और 3 महीने तक उसे लेकर बैठा रहा। जो शब्द मुझे नहीं पता थे मैंने उन्हें बोल बोल कर सीखा। मैंने पुराने कागजों पर अक्षरों की कॉपी की जब तक कि वो मुझे याद नहीं हो गए। जब तक मैंने उसे खत्म किया मैं शुरुआत के मुकाबले काफ़ी तेज पढ़ रहा था। गांव के टीचर के बारे में मुझे गलती से पता चला। उनका नाम ब्रदर एंजम है। वो गांव के उन 4 लड़कों के लिए स्कूल चलाते हैं जिनके परिवार हफ्ते की छोटी सी फीस दे सकते हैं। एक दोपहर जब मैं उनके कॉटेज की खिड़की के पास से गुजर रहा था तो मैंने उन्हें एक किताब पढ़ते हुए सुना। वो धीरे धीरे पढ़ रहे थे, हर लाइन के नीचे उंगली फिराते हुए उनके होंठ हिल रहे थे। कितायल मैंने वही किताब पढ़ी थी और मैं उसे उनसे भी तेज़ पढ़ रहा था। मैं चलता रहा। अगले 2 सालों में मैंने एक अरिथमेटिक प्राइमर जमा की जिसके आधे पन्ने पानी की वजह से चिपके हुए थे। सितारों की गति पर एक पुरानी किताब जो फॉर्मल लैटिन में लिखी थी, और एक किताब का पिछला हिस्सा जो पदार्थों, सब्सटेंसेस, कॉम्पाउंड्स, मेटल्स और मिनरल्स के बारे में था। उसका अगला हिस्सा गायब था। किसी ने उसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। मैंने अंदाजे से यह समझने की कोशिश की कि गायब पन्नों में क्या लिखा होगा। मैंने ज़्यादातर सही अंदाज़ा लगाया। मुझे लगता है कि मेरे पास चेक करने का कोई तरीका नहीं है। मैं सब कुछ पहले धीरे पढ़ता हूँ, फिर तेज़ और फिर दोबारा। मैं उन हिस्सों को कॉपी कर लेता हूँ जिन्हें मैं याद रखना चाहता हूँ। मेरे पास अच्छे कागज़ नहीं है, इसलिए मैं गर्मियों में पेड़ों की छाल इस्तेमाल करता हूँ और जब मिल सके तो बाजार से पैकिंग के पीछे वाले हिस्से। इस सब में एक समस्या है, मैं सिर्फ दिन में पढ़ सकता हूँ। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और मैं आसमान काला होने तक पढ़ सकता हूँ। सर्दियों में शाम तक अंधेरा हो जाता है और फिर मेरे पास कुछ नहीं होता। मोमबत्तियों के पैसे लगते हैं। हमारे पास मोमबत्तियों के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे पिता डिनर तक देखने के लिए बस उतनी ही रोशनी जलाते हैं जितनी ज़रूरी हो, और फिर मोमबत्ती बुझ जाती है। मैं चूल्हे की आग की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पन्ने संतरी और पीले दिखने लगते हैं और 20 मिनट बाद मेरी आंखों में दर्द होने लगता है। मेरे पिता कहते हैं कि मैं इतनी करीब बैठकर लकड़ी की गर्मी बर्बाद कर रहा हूँ। वो मुझे सोने के लिए कहते हैं। मैं अंधेरे में लेटा रहता हूँ और उसकी जगह सवालों के बारे में सोचता हूँ, पर यह पढ़ने जैसा नहीं है। मैं जो सोच रहा हूँ उसे लिखे हुए से चेक नहीं कर सकता। मैं आधी अधूरी बहस का अगला पन्ना नहीं ढूंढ सकता। मैं हर रात सूरज निकलने के इंतजार में फंस जाता हूँ। अपने कीमती समय के 6, 7, 8 घंटे गंवा देता हूँ। ये बात मुझे इस तरह परेशान करती है जिसे मैं समझा नहीं सकता और ना ही भुला सकता हूँ। अंधेरा सिर्फ असुविधाजनक नहीं है, ये एक दीवार है। हर रात ये मेरा आधा समय छीन लेती है और बदले में मुझे कुछ नहीं देती। मेरे दिमाग के किसी कोने में एक सवाल बनने लगता है, हालांकि अभी मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है। रात को अंधेरा क्यों होना चाहिए? मैंने 10 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। गांव की सराय इनका पोस्टमास्टर मुझे सुबह कमरों के बाहर रखे बूथ साफ करने और चमकाने देता है। 3 जोड़े, कभी कभी 4। मैं हफ्ते में कुछ छोटे सिक्के कमाता हूँ। मैं उन्हें अपने सोने की चटाई के पीछे दीवार की एक दरार में जमा करता हूँ। जब मेरे पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं तो मैं बाजार से कागज़ खरीदता हूँ। असली कागज़, पतला और खुरदरा, लेकिन सपाट और सफ़ेद, जिस पर स्याही इंक सही से चलती है।
6 महीने बाद गांव के नोटरी गर्बर नाम के एक भारी शरीर वाले आदमी, जो किसानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखते हैं और कभी कभी बाजार के चौराहे पर सरकारी चिट्ठियां पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे सराय का एक संदेश ले जाते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझे वो संदेश पढ़ने को कहा जो मैं ले जा रहा था। मैंने उसे पढ़ा। मैंने उनके नाम को भी ठीक किया जिसे भेजने वाले ने गलत लिखा था। गर्बर ने एक पल के लिए मुझे घूर कर देखा। उन्होंने मुझे गांव और पास के फार्म एस्टेट्स के बीच चिट्ठियां और डॉक्यूमेंट्स ले जाने का काम दिया। वो बूट्स साफ करने से थोड़ा ज्यादा पैसे देते थे। मैंने वो काम पकड़ लिया। अब मेरे पास कमाई के दो रास्ते थे, दोनों ही छोटे। उनसे मैं कागज, कभी कभी स्याही और साल में 2 बार आने वाले फिरते बाजार से एक नई किताब खरीद सकता था। वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक किताब थी। जमीन मापना, निर्माण में वजन सहने की क्षमता का हिसाब लगाना, लीवर्स और पुलिस के बुनियादी नियम। मैंने उसे 4 दिनों में पढ़ लिया, फिर 2 दिनों में दोबारा पढ़ा। मैं 11 साल का था जब टीचर ब्रदर आंजल ने मुझे ज्योमेट्री की किताब के साथ देखा। मैं गांव के बाहर एक बाड़ फेंस पर बैठा ट्रायंगल्स वाले चैप्टर का एक सवाल हल कर रहा था। वो अपने 2 छात्रों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो रुके। क्या पढ़ रहे हो? उन्होंने पूछा। उनका लहजा वैसा था जैसा बड़े तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें उम्मीद होती है कि बच्चा गलती से कुछ मजेदार बोलेगा। ज्योमेट्री कंपेंडियम। मैंने कहा, ट्रायंगल रेशियो वाला हिस्सा। और तुम्हें इससे क्या समझ आता है? मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या समझ आया। मैंने उस पन्ने पर लिखी थ्योरम को समझाया। एक राइट ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच का संबंध बिना नीचे देखे पूरा सही सही बताया। फिर मैंने आगे कहा कि चौथे चैप्टर में एक गलती है। एक इरेगुलर सरफेस की ढलान स्लोप नापने के फॉर्मूला में एक स्टेप गायब है। अगर आप इसे वैसे ही इस्तेमाल करें जैसा लिखा है तो एंगल गलत आएगा। अंजम के चेहरे के भाव नहीं बदले। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ से किताब ले ली। उन्होंने चौथा चैप्टर खोला। उन्होंने पढ़ा। उन्होंने काफी देर तक पढ़ा। फिर बिना कुछ बोले किताब मुझे वापस दे दी। वो अपने 2 छात्रों के साथ चले गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की, एक बार भी नहीं। अगले कुछ महीनों में कई बार रास्ते में मेरा उनसे सामना हुआ। वो मुझे ऐसे नज़रअंदाज करते जैसे मैं बाढ़ का कोई खंबा हूं। मुझे बुरा नहीं लगा। मेरे पिता के साथ समस्या उस साल शुरू हुई जब मैं 12 साल का हुआ। तब तक उन्हें पता था कि मैं काम करता हूं और मैं अपनी कमाई किताबों और कागज पर खर्च करता हूं, लेकिन उन्होंने ज़्यादा दबाव नहीं डाला क्योंकि रकम छोटी थी और मैं शांत रहता था और कोई परेशानी खड़ी नहीं करता था। फिर कुछ बदला। शायद उन्होंने हिसाब लगाया कि मैंने 2 सालों में कितना कमाया है और कितना अपने पास रखा है। शायद उनका साल उम्मीद से बुरा जा रहा था। वो एक शाम मेरे पास आए और मुझसे कहा कि अब से मैं जो भी कमाऊंगा वो सब घर के खर्च में जाएगा। सब कुछ, बूट्स, चिट्ठियां, जो कुछ भी मुझे मिले। उन्हें इसकी ज़रूरत है। मैंने उन्हें देखा। सब कुछ? सब कुछ। कागज़ या किताबों के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। तुम्हें कागज़ और किताबों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम करना सीखने की ज़रूरत है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा कि इसका क्या मतलब है। कागज़ नहीं होने का मतलब है कोई नोट्स नहीं। नोट्स नहीं होने का मतलब है कि मैं जो कुछ भी सीखूंगा वो सिर्फ मेरे दिमाग में रहेगा, जिसका मतलब है कि मैं उसका आधा हिस्सा भूल जाऊंगा क्योंकि मैं उसे वापस चेक नहीं कर सकता। नई किताबें न होने का मतलब है कि जिस दीवार को मैं पार करने की कोशिश कर रहा हूँ वो हिलना बंद कर देगी। ऐसा नहीं है कि मैं उन चीज़ों के बिना जी नहीं सकता। बात यह है कि उनके बिना मैं कहीं आगे बढ़ना बंद कर दूंगा। मैं अपने पिता जैसा बन जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस बारे में सोचना होगा। उन्होंने इसे मेरी सहमति मान लिया, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने पैसे छुपाना शुरू कर दिया। एक छोटा हिस्सा, इतना नहीं कि ध्यान में आए और नहीं इतना कि लड़ाई हो। मैं उन्हें अपनी कमाई का मुख्य हिस्सा देता रहा। मैंने कुछ पैसे बचाए। मैं बाजार में अलग अलग दुकानदारों से बहुत कम मात्रा में कागज़ खरीदता ताकि कोई एक खरीदारी अलग से न दिखे। मेरे पिता को फिर भी पता चल गया। मुझे नहीं पता कैसे, शायद कागज से या शायद किसी और चीज़ से। एक शाम उन्हें मेरी सोने की चटाई के नीचे 2 मुड़े हुए कागज़ मिले। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के मुझे मारा। मैं दीवार से जा टकराया। मेरे कान में ससा होने की। मैं एक पल के लिए ज़मीन पर पड़ा रहा और फिर खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। मैं रोया नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। वो इंतज़ार कर रहे थे कि मैं डरूं या माफ़ी मांगूं। मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया। मैं बस उन्हें एक ऐसे भाव से देखता रहा जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। न ही कोई चुनौती थी, न ही गुस्सा, बस शांति थी, जैसे मैं किसी ऐसी चीज़ को देख रहा हूं जिसकी मुझे पहले से उम्मीद थी। उन्होंने पहले नज़रें हटाईं। इससे उन्हें और गुस्सा आया। उन्होंने मुझे फिर मारा। फिर वो कमरे से चले गए। मैंने वो कागज़ उठाए जहां वो गिरे थे। दोनों पन्ने अभी भी काम के थे। अगले 1 साल में ऐसा 4 बार और हुआ। हमेशा वही सब होता। उन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जो मैंने छिपा कर रखी हो, या उनके पास पैसे कम पड़ जाते और उन्हें मेरे दिए हुए से ज़्यादा चाहिए होते, और बात मारपीट पर ख़त्म होती। वो और ज़्यादा गुस्से में चले जाते क्योंकि मैं उस तरह नहीं टूट रहा था जैसा वो चाहते थे। सुबह चिट्ठियाँ पहुँचाते समय मैं इस बारे में सोचता। मैं उनसे नफरत नहीं करता। मुझे नहीं पता कि मैं जो महसूस करता हूँ उसके लिए ये सही शब्द है या नहीं। मुझे लगता है कि वो फंसे हुए हैं और वो ये बात जानते हैं, और मुझे इस तरह फंसने से इनकार करते हुए देखना उनके लिए सबसे बुरी चीज़ है जो वो हर दिन देखते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मैं ठीक कर सकूं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम दोनों में से कोई भी ठीक कर सके।
हम बस दो ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी दीवार के विपरीत सिरों पर खड़े हैं जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। मैंने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जिन्हें मैं कंट्रोल कर सकता था। मैं काम करता रहा, मैं पढ़ता रहा। मैंने छुपाने की जगहें छोटी रखी और उन्हें 3 अलग अलग जगहों पर बांट दिया ताकि अगर उन्हें एक मिले तो बाकी 2 सलामत रहें। मैं 12 साल का हूं और अपने पिता से अपने कागज़ बचाने के लिए एक छोटा लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन चला रहा हूं। मैं 13 साल का था जब मेरी माँ को दूसरा बच्चा हुआ। ये सब बहुत जल्दी हुआ, जैसा कि अक्सर होता है। एक हफ्ते वो भारी और सुस्त थीं और अगले ही हफ्ते घर में एक रोता हुआ बच्चा था और सब कुछ एक साथ शोर भरा और छोटा हो गया। बच्चा तंदुरुस्त था, माँ थक चुकी थी। जन्म के 3 दिन बाद डिनर पर मेरे पिता मेरे सामने बैठे। उन्होंने बच्चे को देखा, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोलकर हिसाब लगाया। वो अच्छे मतलब खिलाने के लिए बहुत सारे मुंह। उन्होंने कहा, तुम अब इतने बड़े हो गए हो कि इस घर से बाहर जा सको। या तो तुम यहाँ से चले जाओ और अपना रास्ता खुद ढूंढो, या यहीं रहो और अपनी कमाई का हर एक सिक्का इस परिवार को दो। कोई किताब नहीं, कोई कागज़ नहीं, कोई फालतू बात नहीं। तुम भी बाकी सबकी तरह जीने के लिए काम करोगे। मैंने अपना बाकी खाना खाया। मुझे सोचना होगा, मैं कहा। तुम्हारे पास आज की रात है, उन्होंने कहा। उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा। मैंने रुकने के बारे में सोचा कि वो कैसा होगा। हर एक सिक्का पिता को देना, हर दिन, हमेशा के लिए, जब तक मैं 30 का ना हो जाऊं और बिल्कुल वैसा ही बन जाऊं और उस छेद के आकार के अलावा कुछ न बदले। मैंने सोचा कि ऐसा करने के लिए मुझे क्या छोड़ना होगा। सिर्फ कागज़ और किताबें ही नहीं, बल्कि सोच विचार और वो सवाल भी। मैं धीरे धीरे और बिना किसी सटीकता के उस अंधेरे वाले सवाल पर काम कर रहा था। रात को अंधेरा क्यों होना चाहिए वाला सवाल, जिसका अभी मेरे पास कोई नाम नहीं है, लेकिन जो मेरे दिमाग में फर्श से निकली हुई किसी कील की तरह चुभता रहता है। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं उस सवाल को दफन कर दूंगा। मैंने जाने के बारे में सोचा। मेरे पास पैसे नहीं थे, या ना के बराबर थे। मैं शहर में किसी को नहीं जानता। मैं अपनी पूरी जिंदगी में इस गांव से 15 मील से ज्यादा दूर कभी नहीं गया। मेरे पास 7 किताबें थीं और एक थैला जिसमें मैं उन्हें ले जा सकता था, और जो भी थोड़े सिक्के में छिपने की जगहों में थे। बस यही मेरा सारा सामान था। मैंने उसकी जगह उस चीज़ को गिना जो मुझे पता थी। मुझे अरिथमेटिक और ज्योमेट्री आती है। मुझे बुनियादी लैटिन आती है। मुझे अपनी आधी किताब से पदार्थों और कॉम्पाउंड्स की थ्योरी पता है। मुझे गर्बर को देखकर कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना आता है। मुझे हिसाब लगाना आता है। मुझे पता है कि बिना बताए काम कैसे करना है। ये चीज़ें मेरे साथ रहेंगी जहां भी मैं जाऊंगा। फैसला लेने से पहले ही मेरी आंख लग गई। जब मैं जागा तो फैसला हो चुका था। वहां वैसी ही शांति थी जैसी सिर्फ खत्म हो चुकी चीज़ों में होती है। मैंने अपने पिता के फर्म जाने का इंतजार किया। मैंने माँ के दोबारा सोने का इंतजार किया। मैंने अपनी चटाई के नीचे से थैला निकाला। मैंने उसमें किताबें डाली। मैंने तीनों छिपने वाली जगहों से सिक्के निकाले, कुल 12 तांबे के सिक्के, और उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। मैंने एक बार फिर उस कमरे को देखा। मिट्टी का फर्श, टूटी हुई दीवार, पूर्व की तरफ खुलती एक छोटी खिड़की। सूरज अभी निकलना शुरू ही हुआ था। मैं बाहर निकल गया। सूरज निकलने से पहले सराय के बाहर एक कैरेज खड़ी थी। मैंने उसे सड़क से देखा। एक मर्चेंट की कोच, मजबूत बनी हुई, लोहे के पहियों वाली, और यात्री बेंच के नीचे एक सामान रखने वाला कंपार्टमेंट। ड्राइवर सराय के अंदर नाश्ता कर रहा था। मैं खुली खिड़की से उसकी आवाज़ सुन सकता था। उसने अंडे ऑर्डर किए थे। उसे अभी कुछ मिनट लगने वाले थे। मैंने उस कंपार्टमेंट को देखा। उसकी कुंडी लैच एक साधारण लोहे का हुक थी, कोई ताला नहीं। मैं उस खाली जगह से कपड़े के थान देख सकता था। कपड़े के लट्ठे, शायद कसकर पैक किए हुए, और कपड़े और फ्रेम के बीच एक जगह थी। आरामदायक नहीं, पर जगह थी। मैंने उस सड़क की तरफ देखा जो गांव की ओर वापस जाती थी। फिर मैंने दूसरी तरफ वाली सड़क की तरफ देखा जो शहर की ओर जाती थी। मैंने कुंडी खोली और अंदर चढ़ गया। अंधेरे में 3 घंटे। कपड़े से पुराने रंग की महक आ रही थी। हर बार जब कैरेज किसी गड्ढे से टकराती, मैं फिसलकर लकड़ी के फ्रेम से जा टकराता। मेरा लेफ्ट शोल्डर ज्यादातर भार झेल रहा है। कंपार्टमेंट की हवा गर्म और घुटन भरी है, और उसका स्वाद धूल जैसा है। मैं इस वक्त का इस्तेमाल सोचने के लिए करता हूँ। मेरे पास 12 कॉपर कॉइन्स हैं। मेरे पास 7 किताबें हैं। शहर में मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, सोने की कोई जगह नहीं, कोई लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं, और ऐसा कोई ट्रेड स्किल नहीं जिसके लिए कोई मुझे तुरंत पैसे दे। मुझे जो पता है वो मुझे पता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, लैटिन, कॉम्पाउंड्स की बेसिक थ्योरी, लेकिन बाहर से इसमें से कुछ भी नजर नहीं आता। कैनवस सैक और गंदे जूतों वाला एक 14 साल का लड़का सिर्फ एक 14 साल का लड़का ही होता है। तो पहली समस्या है शहर में घुसना बिना तुरंत बाहर फेंके गए। मैं अपने ऑप्शंस पर गौर करता हूँ। ड्राइवर आखिरकार इस कंपार्टमेंट को खोलेगा ही। जब वो ऐसा करेगा तो वो मुझे देख लेगा। वो या तो गुस्से में होगा, या डरा हुआ, या फिर दोनों। अगर मैं भागा तो शायद वो मेरा पीछा करने की जहमत न उठाए, लेकिन भागने का मतलब है कि मैं खाली हाथ पहुंचूंगा। कोई इंट्रोडक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, किसी के पास मुझसे बात करने की कोई वजह नहीं होगी। अगर मैं नहीं भागता तो मुझे उसे एक वजह देनी होगी कि वो मुझे रास्ते पर छोड़ने के बजाय अपने एम्प्लॉयर के पास ले जाए। मैं क्लॉथ बेल्स के पीछे ठूसे हुए डॉक्यूमेंट रोल्स को देखता हूँ। मुझे एक लेजर की स्पाइन का किनारा दिखता है, शायद ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स हैं। मर्चेंट्स हमेशा अपनी बुक साथ लेकर चलते हैं। मेरे पास एक वजह है। कैरेज रुकती है। मैं ड्राइवर को बॉक्स से नीचे उतरते हुए सुनता हूँ। उसके जूतों की आवाज़ कॉबलस्टोन्स पर पड़ती है। कॉबलस्टोन्स। तो
हम पहले से ही शहर के अंदर हैं। लैच क्लिक होता है और कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है और एक साथ तेज़ रोशनी मुझ पर पड़ती है। ड्राइवर मुझे घूरता है। वो एक चौड़े बदन का आदमी है, MID 40S में, लाल चेहरा और छोटी दाढ़ी। वो कुछ देर तक मुंह थोड़ा खोलकर मुझे देखता रहता है। लड़के, वो शुरू करता है, मैं आपके एम्प्लॉयर की लेजर बुक्स ठीक कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ। मैं अपनी आवाज़ शांत रखता हूँ। मैंने कपड़ों के पीछे ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स देखे, मैं उन्हें रिव्यू कर सकता हूँ और अकाउंटिंग की गलतियाँ ढूंढ सकता हूँ। मुझे बाहर फेंकने से पहले उन्हें ये बता देना। वो अपना मुंह बंद करता है, फिर दोबारा खोलता है। तुम्हारी उम्र क्या है? 14। इससे अरिथमेटिक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ और सेकंड्स तक मुझे घूरता है, फिर वो पीछे हटता है और एक हाथ से अपना चेहरा मलता है। वो सोच रहा है कि क्या ये उसकी समस्या है। वो फैसला करता है कि ये उसके एम्प्लॉयर की समस्या है। बाहर निकलो, वो कहता है, और मेरे पीछे आओ। किसी चीज़ को हाथ मत लगा। मर्चेंट का नाम ऑट है। वो मेन ट्रेडिंग स्ट्रीट के पास एक ग्राउंड फ्लोर ऑफिस से काम करता है। एक ऐसा कमरा जो क्रेट्स और सैंपल बोर्ड से भरा है। 2 क्लार्क्स डेस्क पर कुछ लिख रहे हैं और वहाँ लकड़ी के बुरादे और सूखी जड़ी बूटियों की गंध है। वो एक दुबला पतला आदमी है, 50s में, तेज आंखें और परखने वाला अंदाज। वो मुझे वैसे ही देखता है जैसे शायद वो उस माल को देखता होगा जो खराब हो सकता है, ये चेक करते हुए कि क्या इस पर समय देना काम का है। ड्राइवर 4 सेंटेंसेस में बात समझाता है। ऑट सुनता है, फिर मेरी तरफ देखता है। तुम मेरी कैरेज में छिपे थे। हाँ। कहाँ से? ब्रेक नाम का गांव। यहाँ से 3 घंटे वेस्ट में। किसी चीज़ से भाग रहे हो, किसी चीज़ की तरफ भाग रहा हूँ, दोनों में फ़र्क होता है। वो एक पल के लिए इस पर विचार करता है। फिर तो मेरी लेजर्स को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे क्लर्क्स काबिल है, तो फिर मुझे 5 मिनट के लिए देखने देने में आपका कुछ नहीं जाएगा। वो लगभग मुस्कुराता है, पूरी तरह नहीं। वो पास की डेस्क से एक लेजर निकालता है, वीकली अकाउंट बुक, करंट मंथ की, और उसे मेरे सामने डेस्क के कोने पटक देता है। 5 मिनट, वो कहता है। मैं देख रहा हूँ। मैं बैठ जाता हूँ और बुक खोलता हूँ। एंट्रीज कॉलम्स में बंटी हुई हैं। डेट, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस पेड, प्राइस रिसीव्ड, मार्जिन। हैंडराइटिंग साफ है, एरिथमेटिक ज़्यादातर सही है। मैं जल्दी से कॉलम्स को देखता हूँ, दिमाग में सम्स जोड़ता हूँ और हर पेज के नीचे दिए गए टोटल्स को इंडिविजुअल एंट्रीज से क्रॉस चेक करता हूँ। पेज 1 सही है, पेज 2 सही है, पेज 3 पर गलती है। कपड़ों की एक शिपमेंट पर क्वांटिटी एरर है। क्लर्क ने 48 बोल्ट्स रिसीव्ड लिखे हैं, लेकिन इंडिविजुअल लाइन एंट्रीज का जोड़ 46 आता है। प्राइस कैलकुलेशन में 48 का इस्तेमाल हुआ है। कपड़ों के 2 बोल्ट्स या तो आए और अलग से रिकॉर्ड नहीं हुए, या रिकॉर्ड हुए और टोटल गलत है। मैं 2 पन्ने पीछे पलटता हूँ। वहाँ एक रिटर्न एंट्री है। क्वालिटी डिफेक्ट की वजह से 2 बोल्ट्स सप्लायर को वापस भेजे गए थे। रिटर्न तो लॉक किया गया है, लेकिन उसे रिसीव्ड टोटल में से कभी घटाया नहीं गया। उस शिपमेंट का मार्जिन कैलकुलेशन 2 बोल्ट्स की कीमत की वजह से बढ़ा हुआ है। मैं जारी रखता हूँ। 4 मिनट में मैंने 3 गलतियां पकड़ ली हैं। कपड़े वाली शिपमेंट, एक स्पाइस पेमेंट की डबल एंट्री जिसने रिकॉर्डेड इनकम को 11 कॉपर कम कर दिया, और एक फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पर गलत एक्सचेंज रेट जिसने लगभग एक सिल्वर कॉइन का नुकसान कराया। मैं हर एक पर अपनी उंगली रखता हूँ और ऊपर देखता हूँ। आपका क्लार्क आपको धोखा नहीं दे रहा है, मैं कहता हूँ। ये जेन्युइन गलतियां हैं। कपड़ों का रिटर्न सही से रिकंसाइल नहीं हुआ था। एक स्पाइस पेमेंट 2 बार लिख दिया गया, और जिसने फ्लेमिश एक्सचेंज रेट कैलकुलेट किया उसने इस महीने के बजाय पिछले महीने का रेट इस्तेमाल किया। मैं बुक को डेस्क पर खिसका देता हूँ। लगभग 12 कॉपर और रिकवरेबल एरर्स हैं, साथ ही कपड़ों वाला सवाल जिसे सप्लायर की रिसीट से चेक करना होगा। ऑट आगे बढ़ता है और उन पन्नों को देखता है जहां मेरी उंगली थी। वो एक पल के लिए कुछ नहीं कहता। फिर वो अपने कोट में हाथ डालता है, एक सिंगल कॉपर कॉइन निकालता है और उसे डेस्क पर रख देता है। ये तुम्हारे वक्त के लिए है, अब मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। मैं कॉइन को देखता हूँ, मैं उसे देखता हूँ। मुझे काम की उम्मीद थी। मेरे पास क्लार्क्स हैं। आपके क्लार्क्स ने 1 महीने में 3 गलतियां की। मेरे क्लर्क्स के पास रेफरेंसेस हैं और उनके सिर पर छत है। तुम्हारे पास सिर्फ एक सैक है। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है। कॉइन तुम्हारा है, जाओ। मैं कॉइन उठा लेता हूँ। 11 कॉपर प्लस 1, टोटल 12, जीरो नहीं। और मैं शहर में हूँ। मैं मेन स्क्वायर पर खड़ा होता हूँ और 10 मिनट तक लगातार शहर को देखता रहता हूँ। ये उन सब डिस्क्रिप्शन से बड़ा है जो मैंने सोचे थे। अकेला ये स्क्वायर मेरे पूरे गांव से ज़्यादा चौड़ा है। इसमें अलग अलग कोनों से 5 सड़कें आकर मिल रही हैं। उन सब पर चलती गाड़ियाँ, लोग, जानवर और शोर के ऊपर शोर। स्क्वायर की ईस्ट साइड में मार्केट है। स्पाइसेस, कपड़े, सब्जियां, एक स्मिथ स्टॉल जहां लकड़ी के बोर्ड पर छोटे औजार टंगे हैं। नॉर्थ एंड पर एक चर्च है, पत्थरों से बना, जिसके चारों तरफ बेल टावर है। इमारतें 2 और 3 मंजिला हैं, जिनमें से ज्यादातर के ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और ऊपर रहने की जगह है। यहाँ मेरे पूरे गांव की साल भर की एक्टिविटी से ज्यादा हलचल है। मैं कैटलॉग बनाना बंद करता हूँ और प्रैक्टिकल तरीके से सोचना शुरू करता हूँ। मुझे क्रम से 3 चीजें चाहिए: रहने की जगह, खाना और इनकम का एक पक्का सोर्स, इसी ऑर्डर में, क्योंकि बिना नींद के मैं सोच नहीं सकता, और बिना सोचे मैं बाकी 2 चीज़ों को हल नहीं कर सकता। मैं पूरी सुबह शहर के आउटर रिंग में घूमते हुए बिताता हूँ, वो हिस्सा जहाँ इमारतें सस्ती होती जाती हैं और सड़कें संकरी। मैं काम के साइंस, खुले दरवाजे या ऐसी कोई भी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मदद की ज़रूरत हो।
दोपहर तक मैंने 4 जगह कोशिश की है। एक टैनर्स शॉप को अप्रेंटिसेस चाहिए, लेकिन सिर्फ मास्टर के रिकमेंडेशन लेटर के साथ। एक बेकरी जो भरी हुई है, एक कार्टराइट्स यार्ड जहां फोरमैन मेरे हाथों को देखता है, कोई कैलिसिस नहीं, और मेरा सेंटेंस पूरा होने से पहले ही सिर हिला देता है। एक वेयर हाउस जहां ओवरसियर कहता है 2 साल बाद आना जब थोड़े और बड़े हो जाओ। मैं ईस्टर्न गेट के पास एक पत्थर की दीवार पर बैठता हूं और सुबह 2 कॉपर में खरीदी हुई ब्रेड में से आधी खाता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं क्या सही नहीं कर रहा हूं। समस्या मेरी काबिलियत नहीं है, समस्या यह है कि कोई मेरी काबिलियत देख नहीं पा रहा है। हर इनकार एक ही बात का बदला हुआ रूप है। आपके पास अपने दावे का कोई सबूत नहीं है, और यहां सबूत का मतलब है किसी ऐसे शख्स का लेटर जिस पर वो पहले से भरोसा करते हो। मेरे पास कोई लेटर नहीं है, इसलिए मुझे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां इसकी जरूरत ना हो। मिल शहर के किनारे पर है, जहां मेन रोड नदी की तरफ मुड़ती है। मैं उसे देखने से पहले ही उसकी गंध महसूस करता हूँ। अनाज के पिसने की वो साफ धूल भरी गंध, और उसके नीचे लकड़ी के गियर्स की ग्रीस। नदी से कटी हुई एक स्टेडी चैनल में मिल का पहिया घूमता है, और 30 कदम दूर से ही मुझे मिलस्टोन की धमक और आवाज सुनाई देती है। मिलर का नाम ह्यूगो है। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि दरवाजे के ऊपर एक लकड़ी के बोर्ड पे लिखा है, ह्यूगोज मिल, ग्रेन फ्लावर ग्राइंडिंग। नाम के नीचे छोटे अक्षरों में किसी ने लिखा है, वर्कर्स वांटेड, नो एक्सपीरियंस नीडेड, मील्स एंड लॉजिंग। अनुभव की जरूरत नहीं, लेटर की जरूरत नहीं, खाना और रहने की जगह शामिल है। मैं अंदर जाता हूँ। ह्यूगो एक भारी बदन का आदमी है, लंबा नहीं लेकिन छाती से चौड़ा। उसके हाथों पर आटा लगा है, और धूल भरी हवा में सालों काम करने की वजह से उसकी आंखें हमेशा सिकुड़ी रहती हैं। वो करीब 3 सेकंड्स में मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है और 2 सवाल पूछता है। क्या तुम अनाज की भरी हुई बोरी उठा सकते हो? मैं दीवार के पास रखी बोरियों को देखता हूँ। वो भारी है, अगर उठानी पड़ी तो उठा लूंगा, मैं कहता हूँ। क्या तुम बिना बताए रोज सुबह आ सकते हो? हाँ। वो एक और सेकंड मुझे देखता है। तुम वर्कर्स के साथ खाना खाओगे, तुम बाकी 2 लोगों के साथ स्टोर रूम लॉफ्ट में सोओगे, तुम पहली रोशनी से दोपहर तक काम करोगे, फिर दोपहर में 2 घंटे संडेज को सफाई करोगे। तुम्हें फ्राइडे को 4 कॉपर मिलेंगे, साथ में खाना। मैं इस पर विचार करता हूँ। हफ्ते के 4 कॉपर, खाना और सिर पर छत, ये उससे कम है जो मैं गांव में कमाता था। लेकिन गांव में मुझे किराया नहीं देना पड़ता था क्योंकि मैं घर पर रहता था। यहाँ 4 कॉपर और कोई किराया ना होना एक अनजान शहर में कुछ न होने से बेहतर है। मैं तैयार हूँ, मैं कहता हूँ। ह्यूगो सिर हिलाता है और अपने काम पर वापस चला जाता है। बातचीत खत्म। उसने अगले 3 दिनों तक मेरा नाम भी नहीं पूछा। स्टोर रूम लॉफ्ट अनाज की बोरियों के ऊपर एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, जहां दीवार पर लगी सीढ़ी से पहुंचा जाता है। वहां पहले से ही 2 और वर्कर्स सो रहे हैं। पॉल नाम का एक आदमी जो करीब 30 साल का है और ज्यादा बात नहीं करता, और अर्नस्ट नाम का 16 साल का लड़का जो लगातार बोलता है पर कहता बहुत कम है। वहां एक छोटी खिड़की है जो वेस्ट की तरफ खुलती है। रात में जब शहर की स्ट्रीट लैंप्स कम ऊंचाई वाले बादलों से टकराती हैं तो उससे एक धुंधली नारंगी रोशनी अंदर आती है। इतनी नहीं कि पढ़ा जा सके, लेकिन मैं शहर में हूँ। मेरे पास छत है, खाना है, और हर हफ्ते के 4 कॉपर, और मुझे यहाँ आए अभी पूरा 1 दिन भी नहीं हुआ है। मैं अपनी किताबों का थैला उस कोने में रखता हूँ जहाँ छत सबसे नीची है और ठंडी हवा नहीं पहुँचती। मैं घास की चटाई पर लेट जाता हूँ। मिलस्टोन अभी भी मेरे नीचे चल रहा है। फर्श में एक हल्की लगातार वाइब्रेशन महसूस हो रही है। मैं वहां लेटा रहता हूँ और उसे महसूस करता हूँ और सोचता हूँ कि एक मिलस्टोन कैसे काम करता है। पानी पहिए को धकेलता है, पहिया शाफ्ट को घुमाता है, शाफ्ट गियर्स के जरिए पत्थर से जुड़ता है। हलचल की एक चेन, पानी से मिली एनर्जी लकड़ी और लोहे के जरिए पहुंचती है और पिसने वाली सतह पर रोटेशन बनकर उभरती है। मैं हलचल की इन चेन्स ऑफ मूवमेंट के बारे में सोचते हुए सो जाता हूँ। मिल में पहले हफ्ते में मुझे 2 बातें समझ आती हैं। काम मेहनत का है, एक सीधा शारीरिक काम जिसमें कोई पेचीदगी नहीं है, और ह्यूगो बिल्कुल वैसा आदमी है जो मुझे तब तक यहाँ रखेगा जब तक मैं काम का हूँ, और जिस पल मैं काम का नहीं रहूंगा वो मुझे निकाल देगा। ये ठीक है, मुझे उसकी पसंद बनने की जरूरत नहीं है। मुझे छत, खाना और फ्राइडे के 4 कॉपर चाहिए। सुबह मेरा काम बोरियां हटाना है। खेतों से अनाज गाड़ियों में आता है। 50 पाउंड की बोरियां, कभी कभी उससे भी भारी, आंगन में ढेर लगी होती हैं और उन्हें अंदर स्टोरेज बिन्स तक ले जाना होता है। मैं कद में बड़ा नहीं हूँ। पहली बोरी जो मैंने सही से उठाने की कोशिश की, 4 कदम बाद ही गिर गई। ह्यूगो दरवाजे से देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने तरीका निकाला कि अगर मैं बोरी को अपने कूले हिप के सहारे टिका लूं और सीधे चलने के बजाय तिरछा चलूं तो मैं दूरी तय कर सकता हूं। हफ्ते के अंत तक मेरे कंधों ने शिकायत करना बंद कर दिया। दोपहर में मैं सफाई करता हूं। मिलस्टोन के चलने से आटे की धूल निकलती है जो हर चीज में घुस जाती है। गियर्स, शाफ्ट हाउसिंग, वो लकड़ी के रास्ते जो अनाज के बहाव को मोड़ते हैं। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो सख्त होकर फ्रिक्शन पैदा करती है। ह्यूगो के पास लड़कों वाला काम है और मर्दों वाला काम, और लड़कों वाला काम सफाई है। मैं इसे बिना दोबारा बताए करता हूं, जो ह्यूगो के लिए एक वर्कर की सबसे बड़ी खूबी है। पॉल, जो लॉफ्ट में रहने वाला शांत 30 साल का आदमी है, वो मिल का मेन मैकेनिक निकला। वो इमारत के हर गियर और शाफ्ट को जानता है। वो ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन चीजों को ध्यान से देखता है
और मेरे पहले महीने में 2 बार मैंने उसे देखा कि उसने अपना काम रोका, गियरबॉक्स से आने वाली किसी आवाज़ पर अपना सिर झुकाया और फिर मैकेनिज्म को खोलकर समस्या ठीक कर दी, इससे पहले कि वो कोई टूट फूट बने। वो अपने काम में उस खास तरीके से माहिर है जैसे वो लोग हो जाते हैं जो 20 साल तक सिर्फ एक ही काम करते हैं। अर्न्स हर चीज़ के बारे में बातें करता है और अपना काम बहुत ही बेकार तरीके से करता है। ह्यूगो उसे बस इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि उसके अंकल ह्यूगो के रेगुलर ग्रेन सप्लायर्स में से एक है। यहाँ दुनिया कैसे काम करती है इस बारे में ये दूसरी चीज़ है जो मैंने सीखी। कॉम्पिटेंस मायने रखती है, लेकिन अक्सर कनेक्शन उससे ज़्यादा मैटर करता है। मैं इस बात को दिमाग में बिठा लेता हूँ और बोरियां ढोना जारी रखता हूँ। 3 वीक्स बीतने के बाद सेकेंडरी शाफ्ट के गियर लिंक्स में से एक में क्रैक आ गया। ये लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था, महंगा नहीं, लेकिन इसका मतलब यह था कि अपर ग्राइंडिंग स्टोन तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक स्मिथ एक नया रिप्लेसमेंट न बना दे। स्मिथ यहां से 2 दिन की दूरी पर है। ह्यूगो गुस्से में है, पर उसका गुस्सा 90 तुले पैसों के हिसाब जैसा है। मैं उस क्रैक्ड पीस को देखता हूं, फिर मैं गियर बॉक्स को देखता हूं। मैं पॉल से पूछता हूं कि क्या मिल में किसी पुराने मैकेनिज्म का कोई स्पेयर लिंक पड़ा है। पॉल सोचता है, फिर मुझे ग्रेन बिन्स के पीछे कोने ले जाता है जहां मिल के पुराने रीबिल्ड से बचे हुए पार्ट्स का ढेर लगा है। हमें एक लिंक मिलता है जो सही साइज का तो नहीं है, लेकिन उसके काफ़ी करीब है। मैं पूरी शाम एक फ्लैट फाइल से उसे घिसने में बिता देता हूँ जब तक कि वह फिट नहीं हो जाता। वह टिक जाता है। ह्यूगो को उसका अपर स्टोन 1.5 दिन पहले ही वापस मिल जाता है। उसने थैंक यू नहीं कहा, उसने मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए, लेकिन अगले फ्राइडे बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसने मेरी वेज एक कॉपर पर वीक बढ़ा दी। ह्यूगो इसी तरह थैंक यू कहता है। अब मैं हफ्ते के 5 कॉपर कमा रहा हूँ। खाना और रहना इसी में शामिल है। मैंने फिर से सेविंग करना शुरू कर दिया है। 2 मंथ्स के बाद अब मैं बिना सोचे ही बोरी उठा सकता हूँ। काम अभी भी सिंपल है, लेकिन मेरा शरीर इसका आदी हो चुका है। और जब मेरे हाथ बिजी होते हैं तो मेरा दिमाग एकदम फ्री रहता है, जिसका मतलब है कि मैं काम के दौरान ज़्यादातर समय सिर्फ सोचता रहा हूँ। मैं मिल के बारे में सोचता हूँ, सिर्फ उस पर काम करने के बारे में नहीं, बल्कि इस बारे में कि वह काम कैसे करती है। नदी व्हील पैडल्स को एक ऐसे फोर्स के साथ धक्का देती है जो पानी की स्पीड और पैडल्स की चौड़ाई पर डिपेंड करता है। व्हील उस धक्के को रोटेशन में बदल देता है। रोटेशन एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को घुमाता है। शाफ्ट कई गियर्स के जरिए वर्टिकल शाफ्ट से जुड़ता है जो मिलस्टोन को चलाता है। इस चेन का हर गियर स्पीड और फोर्स के बीच के रिश्ते को बदल देता है। एक छोटा गियर तेजी से घूमता है लेकिन कम धक्के के साथ। एक बड़ा गियर धीरे घूमता है लेकिन ज्यादा ताकत के साथ। मैं अपने पेपर के कोनों में डायग्राम्स बनाना शुरू कर देता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे मिल को समझने के लिए उनकी जरूरत है, वो तो मैं पहले ही समझ चुका हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मिल से परे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ। चेन कुछ ऐसी है, पानी धक्का देता है, व्हील घूमता है, शाफ्ट रोटेट करता है, गियर्स उसे स्टेप डाउन करते हैं और स्टोन पीसता है। हर स्टेप पर वही एनर्जी मौजूद रहती है, बस उसका रूप बदल जाता है। धक्का रोटेशन बन जाता है, रोटेशन धीमी और भारी रोटेशन बन जाती है, लेकिन न कुछ जुड़ता है और न कुछ गायब होता है। पानी से मिलने वाली एनर्जी वही है जो मिलस्टोन तक पहुंचती है। एक शाम मैं व्हील हाउसिंग की सीढ़ियों पर बैठकर शाफ्ट को घूमते हुए देख रहा हूँ। आज हवा बहुत तेज रही है और ऊपरी बिल्डिंग पर लगा ऑक्सिलरी विंड सेल, जिसे ह्यूगो पानी कम होने वाले दिनों इस्तेमाल करता है, पूरी दोपहर लगातार घूमता रहा है। मैं शाफ्ट को घूमते हुए देखता हूँ, वह भी घूम रहा है। आज रात जब हवा कम होगी तो वह कम घूमेगा। जब हवा पूरी तरह रुक जाएगी तो शाफ्ट भी रुक जाएगा और वह सारी रोटेशन, वह सारी एनर्जी जो हवा इस सिस्टम में डाल रही थी, वह बस खत्म हो जाएगी। वो कहाँ जाती है? वो कहीं नहीं जाती, वो बस गायब हो जाती है। शाफ्ट रुक जाता है, गियर्स रुक जाते हैं, स्टोन रुक जाता है। हवा मिल को जो कुछ भी दे रही थी, मिल ने उसे मिलते ही इस्तेमाल कर लिया और उसके पास उसे बचाकर रखने का कोई तरीका नहीं था। मैं इस सोच के साथ कुछ देर वहां बैठा रहा। क्या होगा अगर रोटेशन का इस्तेमाल अनाज पीसने के बजाय किसी और चीज के लिए किया जाए? क्या होगा अगर उस घूमते हुए शाफ्ट को लेकर उसे किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसे मेरे पास आगे के लिए शब्द नहीं है। मेरे पास एक इमेज है, एक घूमता हुआ शाफ्ट कुछ ऐसा कर रहा है जिससे कोई चीज स्टोर हो रही है, मूवमेंट नहीं, हीट नहीं। कुछ ऐसा जिसे जरूरत पड़ने पर बाद में रिलीज किया जा सके, जैसे बांध के पीछे का पानी। मुझे अभी नहीं पता कि वो कुछ क्या है, लेकिन सवाल साफ है और वो पीछा नहीं छोड़ रहा। शहर में कैथीड्रल के पीछे वाली सड़क पर एक सेकेंड हैंड डीलर है जिसके पास फर्नीचर और घर के सामान के साथ कभी कभी किताबें भी आ जाती हैं। मैं 2 महीने से अपने फ्री संडे मॉर्निंग्स को उसकी शेल्फ्स चेक कर रहा हूँ। उसके पास ज्यादातर धार्मिक किताबें और खेती बाड़ी के पंचांग होते हैं, लेकिन शुरुआती पतझड़ ऑटम के एक संडे उसके पास एक नया ढेर आता है और सबसे नीचे मुझे एक पतली किताब मिलती है जिसकी लेदर स्पाइन फटी हुई है, नेचुरल प्रॉपर्टीज पर एक शोध ट्रीटीज जो लैटिन में लिखा है। इसमें एक चैप्टर उस चीज पर है जिसे लेखक एम्बर फोर्स कहता है, वो फिनोमिनन जिसमें कुछ चीजें जब उन्हें फर या ऊन वुल से रगड़ा जाता है तो उनमें छोटी और हल्की चीजों को अपनी ओर खींचने की ताकत आ जाती है। इसकी कीमत 3 कॉपर है। मैं बिना सोचे इसे खरीद लेता हूँ। मैं उस रात खिड़की के पास बैठकर चांद की रोशनी में से पढ़ता हूँ। वो चैप्टर छोटा है, सिर्फ 12 पेजेस का,
और कठिन लैटिन की वजह से मुझे पढ़ने में मुश्किल हो रही है। पर मैं रुकता नहीं हूं। लेखक ने एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया है। ऊनी कपड़े से रगड़ा गया एम्बर एक पंख को खींचता है। रेशम सिल्क से रगड़ा गया कांच पार्चमेंट की एक पतली पट्टी को खींचता है। वह फोर्स थोड़े समय के लिए एक मेटल वायर से गुजरता है और फिर गायब हो जाता है। लेखक के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। उसने बस अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखी और वहीं रुक गया। मैं उस चैप्टर को 3 बार पढ़ता हूँ। वो फोर्स असली है। लेखक ने उसे टेस्ट किया और रिजल्ट्स रिकॉर्ड किए। ऊन के खिलाफ रगड़ा गया एम्बर कुछ पैदा करता है। उसे एक प्रॉपर्टी कहो, एक टेंशन कहो, या एक स्टोर्ड कंडीशन जो बाहर निकलकर चीजों को खींच सकती है। वह फोर्स मेटल से होकर गुजरता है। वह जल्दी गायब हो जाता है। मैं पुआल की चटाई पर लेट जाता हूँ और छत को देखते हुए बिजली लाइटनिंग के बारे में सोचता हूँ। लाइटनिंग भी एक फोर्स है जो हवा से गुजरती है और जमीन से टकराती है। लाइटनिंग भी पल भर के लिए होती है, 1 सेकंड का हिस्सा, और फिर गायब। लाइटनिंग भी मेटल का पीछा करती है। मैंने पढ़ा है कि चर्च के लोहे के शिखरों पर पत्थर की दीवारों के मुकाबले ज्यादा बार बिजली गिरती है। लाइटनिंग से रोशनी, गर्मी और कड़कने की आवाज पैदा होती है जिसे मीलों दूर सुना जा सकता है। एम्बर फोर्स के डिस्चार्ज होने पर एक छोटी सी चटक और एक नन्ही सी स्पार्क पैदा होती है। ये दोनों एक ही चीज है। मुझे लगभग यकीन है कि ये एक ही चीज है, बस स्केल पूरी तरह अलग है। गर्मियों के तूफान वाली लाइटनिंग उस बिजली से कहीं ज्यादा बड़ी है जिसे एम्बर का टुकड़ा पैदा कर सकता है, लेकिन उसका शेप एकदम एक जैसा है। दोनों ही लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते पर स्टोर्ड फोर्स का अचानक रिलीज है। दोनों मेटल से गुजरते हैं। दोनों पल भर में गायब हो जाते हैं। अगर सही हो तो लाइटनिंग कोई ईश्वरीय घटना नहीं है, यह आसमान का गुस्सा नहीं है, यह एक नेचुरल फोर्स है। वही फोर्स जो पॉलिश किए हुए एम्बर के टुकड़े में रहता है, बस एक ऐसे स्केल पर जो एम्बर खुद हासिल नहीं कर सकता। जिसका मतलब है कि इसकी स्टडी की जा सकती है, और अगर स्टडी जा सकती है तो इसे समझा जा सकता है, और अगर समझा जा सकता है तो शायद इसे दोबारा पैदा रिप्रोड्यूस भी किया जा सकता है। उस रात मैं काफी देर तक सो नहीं पाया। 3 वीक्स बाद मैं मार्केट स्क्वायर के पास एक टैवर्न में शाम की शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे यह एक्स्ट्रा काम पॉल के जरिए मिला, जो इसके मालिक को जानता है। टेबल साफ करना और कप धोना। पैसे कम हैं, लेकिन ये मिल की ड्यूटी और सोने के समय के बीच के गैप को भर देता है, और मुझे सामान के लिए पैसों की जरूरत है। खिड़की के पास एक टेबल पर एक आदमी 4 यंग स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहा है। वह करीब 50 साल का है, अच्छे कपड़े पहने हुए, और उसका बैठने का अंदाजा ऐसा है जैसे उसे सुनने की आदत हो। वह शहर के कॉलेजिएट में एक लेक्चरर है। मैंने उसे अपनी डिलीवरी के दौरान उस बिल्डिंग में आते जाते देखा है। वह लाइटनिंग के बारे में बात कर रहा है। मैं अगली टेबल साफ करते हुए अपनी स्पीड धीमी कर देता हूं ताकि उसे सुन सकूं। वह स्टूडेंट्स को समझा रहा है कि लाइटनिंग, उसके शब्दों में, अपोजिंग स्काई करंट्स के टकराने से पैदा होने वाली इन्फ्लेम्ड एयर का एक डिस्चार्ज है। वह कहता है कि ये एक मीटेरोलॉजिकल घटना है जिसका जमीनी चीजों या मैकेनिकल लॉस से कोई लेना देना नहीं है। एक लाइटनिंग बोल्ट में उससे ज्यादा कोई मैकेनिज्म नहीं है जितना कि समुद्र की एक लहर में होता है। मैं एक पल के लिए इस बारे में सोचता हूं, फिर कहता हूं, अगर इसमें कोई डायरेक्शन और मैकेनिज्म नहीं है तो यह हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों आती है? एक लहर तो हॉरिजॉन्टल चलती है, लाइटनिंग वर्टिकल चलती है। इसकी डायरेक्शन कौन तय करता है? लेक्चरर मुड़ता है और मुझे ऐसे देखता है जैसे आप किसी ऐसी आवाज को देखते हैं जो अचानक एक इंसान निकल आए, क्योंकि आसमान ऊपर है। वो कहता है। स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वो तो लोकेशन की बात हुई, मैं कहता हूं, पर यह डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। अगर फोर्स में कोई मैकेनिज्म नहीं है तो उसकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमेशा एक प्रेफर्ड डायरेक्शन होती है। वह एक पल के लिए मेरी आंखों में देखता है। उसके एक्सप्रेशन नहीं बदलते। वह वापस अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुड़ता है और अपना लेक्चर जारी रखता है जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। मैं वापस टेबल साफ करने लगता हूं। मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझ गया कि क्या हुआ। उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने एक मजाक से ध्यान भटका दिया और आगे बढ़ गया। लोग अक्सर ऐसा तब करते हैं जब उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन वे अनभिज्ञ या अनसर्टन नहीं दिखना चाहते। मैंने पहले भी ब्रदर एंसेल्म के साथ ज्योमेट्री की किताब के मामले में ऐसा देखा है। सवाल अभी भी वही है। फोर्स की एक प्रिफर्ड डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि उसका एक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कि वो मैकेनिकल है। लेक्चरर चाहे जो भी सोचे, मैं एक खाली कप वापस किचन में ले जाता हूं और सोचता हूं कि मुझे आगे क्या चाहिए। एम्बर फोर्स मेटल से गुजरता है और गायब हो जाता है। मुझे ये समझने की जरूरत है कि वो गायब क्यों होता है और क्या उसे ज्यादा देर तक रोकने का कोई तरीका है। मुझे टेस्टिंग के लिए सामान चाहिए। मुझे समय और एक ऐसी काम करने की जगह चाहिए जो अनाज की बोरियों के ऊपर वाला मचान लॉफ्ट न हो। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन अब मैं उन्हें खर्च करना शुरू करने वाला हूँ। मैं 1 महीने तक पैसे बचाता हूँ ताकि वह टुकड़ा खरीद सकूं जो मुझे मार्केट में मिला है। वह लगभग मेरे अंगूठे के साइज का है, हल्का पीला, बीच में से धुंधला, और एक तरफ से एकदम स्मूथ जहां से उसे काटा गया था। मर्चेंट 5 कॉपर चाहता है। मैं उसे 4.5 पर मना लेता हूँ। मैं उसे वापस मिल लॉफ्ट में ले जाता हूँ और खिड़की पर रखकर एक पल के लिए उसे देखता हूँ। 4 1/2 कॉपर मेरी लगभग पूरे हफ्ते की सेविंग्स है। अगर इससे कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैंने जमे हुए पेड़ के गोंद रेजिन के एक टुकड़े पर 1 महीने का सब्र बर्बाद कर दिया होगा। मैं एक पुराने मोजे से कटा हुआ ऊन का टुकड़ा लेता हूँ और एम्बर को आगे पीछे रगड़ता हूँ।
20 बार, 30 बार। मैं ह्यूगो के हाथे से उठाया हुआ एक छोटा सा पंख उसके ऊपर रखता हूँ। पंख एम्बर की तरफ उठता है, ज्यादा नहीं, बस कुछ मिलीमीटर, लेकिन वह साफ तौर पर और बार बार उठता है। हर बार रगड़ने के बाद जब मैं पंख पास लाता हूँ तो फोर्स महसूस होता है। ये असली है। ये छोटा है और 1 मिनट के अंदर गायब हो जाता है, लेकिन यह वहाँ है और यह कंसिस्टेंट है। मैं अंधेरे में एम्बर को पकड़ता हूँ और अपनी उंगली उसके किनारे के पास लाता हूँ। एक हल्की सी चटक, रेत के दाने जितनी छोटी एक स्पार्क, जो एक सेकंड के हिस्से के लिए दिखाई देती है। मैं एक पल के लिए इसके साथ बैठता हूँ। ट्रिटाइज इसे एम्बर फोर्स कहती है। मेरे पास अभी तक कोई बेहतर नाम नहीं है, मैं इसे बस द फोर्स कहता हूँ। मेरे नोट्स में और मेरे दिमाग में ये एग्जिस्ट करती है। इसे फ्रिक्शन से पैदा किया जा सकता है। इसे थोड़े समय के लिए एम्बर में स्टोर किया जा सकता है। जब इसे पास की किसी चीज तक पहुंचने का रास्ता मिलता है तो ये एक स्पार्क के रूप में रिलीज हो जाती है। ये फैक्ट्स हैं। अब मुझे इसकी सीमाओं को समझना है। कितना स्टोर किया जा सकता है, ये कितनी देर तक टिकता है, क्या इसे कहीं ले जाया जा सकता है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है। मैं टेस्टिंग शुरू करता हूँ। पहला सवाल सिंपल है, क्या ज्यादा देर रगड़ने से ज्यादा फोर्स पैदा होती है? मैं एम्बर को 10 बार रगड़ता हूँ, टेस्ट। 20 बार रगड़ता हूँ, टेस्ट। 50 बार रगड़ता हूँ, पंख हर बार उतनी ही ऊंचाई तक उठता है। इसकी एक लिमिट है। एम्बर जितना संभाल सकता है वो उतनी जल्दी भर जाता है और फिर और ज्यादा नहीं लेता, चाहे मैं कितनी भी देर रगड़ूं। ये एक कप जैसा है। एक बार भर जाने के बाद उसमें और डालने से कुछ नहीं होता। तो एम्बर खुद ही लिमिट है, रगड़ना नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं इस फोर्स को कहीं और ले जा सकता हूँ? मैं चार्ज एम्बर से एक पतला कॉपर वायर टच करता हूँ और उसका दूसरा सिरा पंख के पास ले जाता हूँ, कुछ नहीं। मैं फिर कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं। मैं तीसरी बार कोशिश करता हूँ और इस बार मुझे वायर पकड़ी हुई अपनी उंगलियों पर एक हल्की सी चटक महसूस होती है और दूसरी तरफ कुछ नहीं पहुंचता। फोर्स वायर के जरिए सफर करता है और गायब हो जाता है। या यूं कहें कि वह सफर नहीं करता। वह वायर के एम्बर को छूते ही बस मुझ में डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसे किसी ऐसी चीज तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता चाहिए जहां वह पहुंच सके, जो कि मेरा हाथ है। वायर एक चैनल नहीं है, वह एक नाली ड्रेन है। मैं इसे लिख लेता हूं। मेटल फोर्स को कैरी नहीं करता, मेटल उसे रिलीज कर देता है। मैं 2 दिन तक इस बात को लेकर बैठा रहता हूं। ये बात मुझे अभी समझ नहीं आ रही। ट्रिटाइज कहती है कि फोर्स मेटल वायर से गुजरता है, लेकिन जब मैं टेस्ट करता हूं तो वो गायब हो जाता है। शायद ट्रिटाइज गलत है, शायद मैं गलत तरीके से टेस्ट कर रहा हूं। शायद वायर से गुजरने वाले फोर्स और वायर से डिस्चार्ज होने वाले फोर्स में कोई अंतर है। मुझे अभी इतना नहीं पता कि बता सकूं। तीसरी कोशिश, मैं एम्बर के 2 और टुकड़े लेता हूं, छोटे और सस्ते टुकड़े जो एक जौहरी ज्वेलर के कचरे के ढेर से मिले हैं। दोनों के लिए 1 कॉपर। मैं तीनों टुकड़ों को अलग अलग चार्ज करता हूं और उन्हें एक दूसरे के पास लाता हूं ताकि देखूं कि क्या फोर्सेज आपस में जुड़ते हैं। वे जुड़ते नहीं हैं, वे एक दूसरे को खत्म कैंसिल कर देते हैं। जब 2 चार्ज एम्बर के टुकड़े एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोनों का फोर्स उनके बीच रिलीज हो जाता है। एक छोटी सी चटक, बाद में दोनों टुकड़े न्यूट्रल हो जाते हैं। 3 चार्ज टुकड़े, वही रिजल्ट। इससे पहले कि मैं फोर्स को किसी काम की जगह भेज सकूं, वे एक दूसरे को खाली कर देते हैं। 3 हफ्ते तक यही चलता रहा। मिल के काम और टैवन की शिफ्ट के बाद हर शाम एम्बर, पंख और अपने नोट्स के साथ लॉफ्ट में बिताया गया 1 घंटा। कुछ भी काम का नहीं मिला। फोर्स असली है, इसे पैदा किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी तक इसके साथ कुछ भी मीनिंगफुल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे रोक नहीं पा रहा, इसे मूव नहीं कर पा रहा, या इसे उतना इकट्ठा नहीं कर पा रहा जितना एक अकेला एम्बर का टुकड़ा अलाउ करता है। मैं एक खास तरह से परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हूँ। इसलिए नहीं कि समस्या कठिन है, बल्कि इसलिए कि मैं अभी तक सोल्यूशन को देख नहीं पा रहा हूँ। वो वही है, मैं जानता हूँ कि वो वही है, मैं बस उसके गलत हिस्से को देख रहा हूँ। मैं फिर से पढ़ने की तरफ मुड़ता हूँ। कैथीड्रल स्ट्रीट वाले सेकंड ढेल के पास बसंत स्प्रिंग की शुरुआत में किताबों का एक नया ढेर आता है, जो शहर के बाहर किसी की एस्टेट से खाली होकर आया है। मैं संडे की सुबह उस ढेर को बहुत ध्यान से छानता हूँ। उसमें से ज्यादातर थियोलॉजी और घर चलाने वाली किताबें हैं, लेकिन नीचे की तरफ एक पतला सा पैम्फलेट है, हाथ से लिखा हुआ, जिसे बाद में एक प्रोफेशनल स्क्राइब ने कॉपी किया है। लगता है ये किसी नेचुरल फिलोसोफर के नोट्स हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस के बारे में। इसकी कीमत 1 कॉपर है। स्क्राइब की हैंडराइटिंग बहुत कसी हुई और अजीब है, लेकिन मैं इसे पढ़ सकता हूँ। लिखने वाले ने एक ऐसा अंतर बताया है जो मैंने पहले कभी इतनी सफाई से लिखा हुआ नहीं देखा। वो लिखता है कि कुछ सब्सटेंसेस एम्बर फोर्स को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं। मेटल्स, गीली चीजें, फ्लैश, बाकी सब्सटेंसेस इसे लगभग पूरी तरह रोक देते हैं। सूखी ग्लास, सूखी लकड़ी, खुद एम्बर, सल्फर, वैक्स। फोर्स दूसरे ग्रुप में ट्रैवल न करती, ये वहीं रुकी रहती है जहां वो है। मैंने उस सेंटेंस को 3 बार पढ़ा। ग्लास फोर्स को कंडक्ट नहीं करता, मेटल करता है। अगर मैं ग्लास के अंदर मेटल रखूं तो मेटल उस फोर्स को पकड़ कर रखेगा और ग्लास उसे बाहर की तरफ से एस्केप होने से रोकेगा। मैंने पैम्फलेट नीचे रख दिया। मैं अब तक फोर्स को एम्बर में रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक सोर्स है, कंटेनर नहीं। एम्बर रगड़ने पर फोर्स क्रिएट भी करता है और रिलीज करने से पहले उसे थोड़ी देर के लिए होल्ड भी करता है। लेकिन एम्बर एक कमजोर कंटेनर है, ये धीरे धीरे फोर्स को हवा में छोड़ देता है। मुझे एक पर्पस बिल्ट कंटेनर चाहिए।
कुछ ऐसा जो फोर्स को बिना रिलीज किए पकड़ सके, जिसमें फोर्स डालने का और निकालने का एक कंट्रोल्ड तरीका हो। अंदर मेटल, बाहर ग्लास। एक वायर अंदर जाती हुई, एक वायर बाहर आती हुई। फोर्स अंदर वाली वायर से दाखिल होगी, मेटल उसे रोक कर रखेगा, वो ग्लास की दीवारों से बाहर नहीं निकल पाएगी, और जब मैं चाहूं तभी बाहर वाली वायर से रिलीज होगी। मुझे एक ग्लास वेसल चाहिए। मैं उस ग्लास ब्लोअर के पास गया जो गुरुवार की सुबह मार्केट स्टॉल्स में काम करता है। वो एक बूढ़ा आदमी है जो बोतलें, खिड़कियों के पैनल्स और कभी कभी अमीर घरों के लिए सजावटी चीजें बनाता है। मैंने उसे समझाया कि मुझे क्या चाहिए। मेरी मुट्ठी के बराबर एक ग्लास कप, जिसकी दीवारें उतनी ही बराबर हों जितनी वो बना सके। अगर हो सके तो कोई बबल्स नहीं होने चाहिए। उसने पूछा, ये किस काम के लिए है? मैंने कहा, एक एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने मुझसे 3 कॉपर लिए और 4 दिन बाद आने को कहा। मैंने वो 4 दिन बाकी मटेरियल्स इकट्ठा करने में बिताए। पतली टिल फॉइल, मुझे शराब बेचने वाले के स्टोरेज के पीछे कचरे में शराब की बोतलों को सील करने वाली लीड फॉइल मिली। मैंने इतनी ले ली कि एक कप के अंदर और बाहर की तरफ लगा सकूं। एक छोटा सा कॉपर वायर जो मैंने मेटल स्मिथ के कबाड़ वाले डिब्बे से आधे कॉपर में खरीदा, और एक पतली मेटल रॉड जो वेसल के अंदर कॉन्टैक्ट पॉइंट का काम करेगी। 4 दिन बाद मुझे ग्लास कप मिल गया। मैंने बहुत सावधानी से उसके अंदर लीड फॉइल लगाई और उसे ग्लास के साथ चिपका दिया। बाहर की तरफ मैंने फॉइल की दूसरी लेयर लपेट दी। मैंने अंदर वाली फॉइल से कॉपर वायर निकाली और उसे ऊपर के खुले हिस्से से मोड़कर एक छोटा लूप बना दिया। ये चार्जिंग कॉन्टैक्ट था। बाहर वाली फॉइल को मैंने डिस्चार्ज कॉन्टैक्ट के तौर पर इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया। मैंने एम्बर को चार्ज किया, वायर लूप को उससे टच किया, फिर से रगड़ा और फिर टच किया, बार बार यही किया। मैं कोशिश कर रहा था कि जितनी हो सके उतनी फोर्स वायर के जरिए अंदर वाली फॉइल में डाल सकूं। मैंने ऐसा करीब 2 मिनट तक किया, फिर नप गया। मैंने बाहर वाली फॉइल के पास एक सूखा पंख रखा। कुछ नहीं हुआ। ये काम करने। मैंने इसके बजाय फिंगर टेस्ट आजमाया, ठीक उसी तरह जैसे मैंने पहले वायर से डिस्चार्ज महसूस किया था। मैं अपनी उंगली बाहर वाली फॉइल के करीब ले गया। इस बार वो आवाज छोटी नहीं थी। उसने मेरी उंगली पर इतनी जोर से मारा कि मेरा पूरा हाथ पीछे की तरफ झटका खा गया। मेरी कोहनी दीवार से टकराई और मैं अनजाने में फर्श पर बैठ गया। मेरी उंगली से लेकर कलाई तक झंझनाहट होने लगी। मैं वहां 10 सेकंड तक बैठा अपनी उंगलियों को देखता रहा। स्टोर रूम का दरवाजा खुला और ह्यूगो ने हॉल से अंदर झांका। वो आवाज कैसी थी? मैंने कहा, मैं गिर गया था। उसने कहा, गिरना बंद करो और आकर दोपहर की डिलीवरी हटाओ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने पास फर्श पर रखे ग्लास वेसल को देखा। फोर्स अंदर चली गई थी। ग्लास ने उसे रोक लिया था, और जैसे ही मेरी उंगली करीब आई वो एक साथ रिलीज हो गई। कप भर चुका है और मैं अपनी मर्जी से उसे खाली कर सकता हूँ। मैंने उसे सावधानी से उठाया और खिड़की की सिल पर रख दिया। मेरा हाथ अब भी झंझना रहा है। मेरे पास एक कंटेनर है, एक असली कंटेनर, एम्बर नहीं, वायर नहीं, बल्कि फोर्स को रोकने के लिए बना हुआ एक खास वेसल। पैम्फलेट के लेखक ने थियरी बताई थी, मैंने वो चीज़ बना दी। ये काम करती है। लेकिन अभी भी फर्श पे झंझनाते हाथ के साथ बैठे हुए मुझे अगली समस्या साफ दिख रही है। वेसल में एक बार चार्ज आता है, एक बार डिस्चार्ज होता है और वो खाली हो जाता है। ये एक बाल्टी की तरह है, काम की चीज़, लेकिन आखिर में सिर्फ एक बाल्टी ही है। फोर्स से कुछ बड़ा करने के लिए मुझे एक ऐसा सोर्स चाहिए जो इसे कंटिन्यूसली भर सके। कोई एम्बर का टुकड़ा नहीं जिसे मैं 2 मिनट तक हाथ से रगड़ूं और फिर एक तेज झटका मिले। कुछ ऐसा जो एक स्टेडी स्ट्रीम में फोर्स पैदा करे। मुझे कंटिन्यूस फोर्स का एक सोर्स चाहिए। मैं फिर से मिल के बारे में सोचने लगा। शाफ्ट घूमता है, गियर्स घूमते हैं, पत्थर पिसता है, जब तक पानी या हवा धक्का देती रहती है सब कुछ कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब तक सोर्स कंटिन्यूस है, एनर्जी भी कंटिन्यूस है। अगर मैं कंटिन्यूस मूवमेंट को कंटिन्यूस फोर्स में बदलने का कोई तरीका निकाल लूं, वही फोर्स जो एम्बर में होती है लेकिन रगड़ने के बजाय रोटेशन से पैदा हो, तो मैं वेसल को खाली होने से ज्यादा तेज भर पाऊंगा। और अगर मैं इसे खाली होने से ज्यादा तेज भर सका तो मैं कुछ चला सकता हूँ, कुछ रोशन कर सकता हूँ, कुछ हिला सकता हूँ। मुझे अभी ये बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि किस दिशा में बढ़ना है। ये पतझड़ की एक दोपहर है और दोपहर से ही हवा तेज हो रही है। जब तक आखिरी अनाज की गाड़ी मिल तक पहुंची, हवा के झोंके इतने तेज थे कि ऊपर वाली बिल्डिंग का ऑक्सिलरी विंड सेल इतनी तेज घूम रहा था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ह्यूगो ने दोनों पीसने वाले पत्थरों को जोड़ दिया है, जो वो शायद ही कभी एक साथ करता है, क्योंकि शाफ्ट से आने वाली पावर एक पत्थर के लिए काफी ज्यादा है और उसे पावर बर्बाद करना पसंद नहीं है। पूरी बिल्डिंग के जोड़ों में हल्का कंपन हो रहा है। शाफ्ट इतनी तेज घूम रहा है कि ये धुंधला दिख रहा है। मैंने आने वाली बोरियों को लगाना खत्म किया और मैं गियर बॉक्स के पास खड़े होकर शाफ्ट को घूमते हुए देखने लगा। मैं हफ्तों से एक ही समस्या के बारे में सोच रहा हूँ। ग्लास वेसल कम करता है, ये फोर्स को होल्ड करता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार का चार्ज आता है। एम्बर के साथ रगड़ने का एक सेशन, एक तेज डिस्चार्ज और फिर खाली। कुछ काम का करने के लिए मुझे इसे खाली होने से ज्यादा तेज दोबारा भरना होगा, जिसका मतलब है कि मुझे ऐसा सोर्स चाहिए जो टुकड़ों में नहीं बल्कि कंटिन्यूसली फोर्स पैदा करे। हर बार जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं एक ही दीवार पर आकर रुक जाता हूँ। फ्रिक्शन से फोर्स पैदा होती है, लेकिन हाथ से फ्रिक्शन करना धीमा और इनकंसिस्टेंट है। मैं एम्बर रगड़ता हूँ, एक चार्ज मिलता है, फिर रगड़ता हूँ, फिर एक चार्ज मिलता है। हर रगड़ एक छोटा हिस्सा है। मैं शाफ्ट को देखता हूँ, ये उस स्पीड से घूम रहा है जिसका मुकाबला मेरा हाथ कभी नहीं कर सकता।
ये आज 6 घंटे से घूम रहा है और अगले 3 घंटे तक घूमेगा। ये कल भी घूमेगा और उसके बाद भी, जब तक हवा रहेगी और पानी बहता रहेगा। मिल थकती नहीं है। शाफ्ट को आराम की जरूरत नहीं है। रगड़ने से फोर्स पैदा होती है। शाफ्ट लगातार रगड़ खा रहा है। अगर मैं शाफ्ट पर कुछ ऐसा लगा दूं जो किसी दूसरी चीज से रगड़े, वुल के ऊपर एम्बर, फर के ऊपर ग्लास, कोई भी फ्रिक्शन पेयर जो फोर्स पैदा करे, तो वो कंटिन्यूसली रगड़ता रहेगा। हर रोटेशन के साथ और फोर्स। कंटिन्यूस रोटेशन मतलब कंटिन्यूस फोर्स। एक एक कप करके भरी जाने वाली बाल्टी नहीं, बल्कि एक बहती हुई धारा। मैं कुछ देर वहां खड़ा रहा और इस ख्याल को अंत तक ले गया। शाफ्ट एक डिस्क को घुमाता है। डिस्क फिक्स्ड पैड से रगड़ती है। पैड्स फोर्स को इकट्ठा करते हैं। फोर्स तारों के जरिए ग्लास वेसल्स तक जाती है। वेसल्स भर जाते हैं। जब वो भर जाएंगे, मैं उनमें से पावर ले सकता हूँ। और जब मैं उनमें से पावर ले रहा हूँगा, डिस्क उन्हें फिर से भर रही होगी। कंटिन्यूस सोर्स, कंटिन्यूस स्टोरेज, कंटिन्यूस आउटपुट। इससे पहले कि ह्यूगो का ध्यान जाए कि मैं खाली खड़ा हूँ, मैं वापस काम पर लग गया। उस शाम मैंने 2 घंटे लॉफ्ट में बैठकर डिजाइन बनाया। जो मैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स के बारे में जानता हूं, उसके हिसाब से एक ग्लास डिस्क सबसे अच्छा काम करेगी। डिस्क जैसे जैसे घूमेगी, उसके दोनों तरफ फिक्स्ड वुल या फर पैड्स दबाव डालेंगे। किनार पर एक मेटल कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा जो फोर्स को इकट्ठा करके वायर तक पहुंचाएगा। पूरे सेटअप को थामने के लिए एक साधारण वुडन एक्सल और फ्रेम। पहले टेस्ट के लिए डिस्क का बड़ा होना जरूरी नहीं है। मैं अभी किसी चीज को पावर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये साबित करना चाहता हूं कि ये प्रिंसिपल काम करता है, कि रोटेशन से एक सिंगल चार्ज के बजाय फोर्स की एक कंटिन्यूस स्ट्रीम पैदा होती है। मुझे एक ग्लास डिस्क चाहिए, वुल पैड्स चाहिए, एक छोटा वुडन फ्रेम चाहिए जो लॉफ्ट के वर्कबेंच पर आ सके, और मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिससे एक्सेल बिना ज्यादा फ्रिक्शन के आराम से घूम सके, क्योंकि बेरिंग्स पर होने वाला फ्रिक्शन उस रोटेशन को रोक देगा जिसकी मुझे जरूरत है। वुल मुझे मार्केट में सस्ता मिल जाएगा। लकड़ी मैं ह्यूगो के यार्ड में पड़े एक कार से काट सकता हूँ। बेरिंग्स का फ्रिक्शन मैं पिघली हुई चर्बी से लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करके सुलझा सकता हूँ। मिल में गियर बॉक्स पर यही इस्तेमाल होता है, और गियर बॉक्स के पास हमेशा एक छोटा बर्तन रखा होता है। समस्या ग्लास डिस्क की है। इसे एकदम सपाट और इतना बड़ा होना चाहिए कि फ्रिक्शन के लिए काफी सरफेस एयर मिल सके। वही ग्लास ब्लोअर जिसने मेरा वेसल बनाया था, इसे बना सकता है। इसकी कीमत कम से कम 6 कॉपर होगी, शायद 8। मेरे पास 4 जमा है। मुझे 4 और कॉपर चाहिए, और वो भी अगले कुछ हफ्तों में, इससे पहले कि पतझड़ का मार्केट सीजन खत्म हो और ग्लास ब्लोअर अपनी दुकान वसंत तक बंद कर दे। मैंने 2 हफ्तों तक हर शाम टावर में काम किया। मैंने शनिवार को मिल में आधा दिन एक्स्ट्रा काम किया, जिसके लिए ह्यूगो मान गया, क्योंकि पतझड़ में पिसाई का सीजन भारी होता है और उसे हाथों की जरूरत थी। दूसरे हफ्ते के अंत तक मेरे पास 7 कॉपर जमा हो गए। मैं ग्लास ब्लोअर के पास गया और उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए। एक सपाट डिस्क, 2 हाथ की चौड़ाई जितनी जितनी सपाट वो बना सके, और एक्सेल के लिए बीच में एक छोटा छेद। उसने 9 कॉपर मांगे। मैंने 7 कहे और उसे समझाया कि एक सपाट डिस्क बनाना गर्दन वाली बोतल बनाने से आसान काम है। वो 8 पर मान गया। मैंने उसे 8 दिए और 1 हफ्ते बाद आने को कहा। डिस्क परफेक्ट नहीं है, एक किनारे की तरफ थोड़ी टेढ़ी है, जिससे एक्सेल पर यह लड़खड़ाएगी। मैंने सोचा कि वापस जाकर बहस करूं, लेकिन वो टेढ़ापन मामूली है और छोटी सी लड़खड़ाहट एक्सपेरिमेंट को रोकने वाली नहीं थी। मैंने इसे लिया और फ्रेम बनाया। उस शाम फ्रेम तैयार था, बहुत सिंपल। एक्सल को थामने के लिए 2 खंभे, मजबूती के लिए नीचे एक क्रॉसबार, 2 वुल पैड्स जिन्हें एडजस्टेबल आर्म्स पर लगाया गया था ताकि मैं उन्हें डिस्क के दोनों तरफ दबा सकूं। इतना फ्रिक्शन पैदा करने के लिए काफी कि फोर्स बने, लेकिन इतना नहीं कि रोटेशन रुक जाए। पूरी चीज एक ब्रेड के लोफ के बराबर थी। मैंने इसे एक सपाट बोर्ड पर लगाया और अपनी उंगलियों से एक्सेल घुमाकर रोटेशन चेक किया। डिस्क घूमती है, लड़खड़ाहट है, लेकिन संभाल ली जाएगी। वुल पैड्स ग्लास को दबाते हैं और हल्का खिंचाव पैदा करते हैं। मुझे रेजिस्टेंस महसूस हुई, लेकिन डिस्क घूमती रही। मैंने डिस्क के किनारे पर दबी हुई एक मेटल स्ट्रिप से एक छोटा कॉपर वायर जोड़ा। मैंने उस वायर को ग्लास वेसल के अंदर वाले कॉन्टैक्ट तक पहुंचाया। मैंने वेसल के कॉन्टैक्ट के पास से एक्सेल घुमाया। मुझे एक लय में छोटी छोटी चिंगारियां, स्पार्क्स निकलती थीं। हर रोटेशन पर लगभग हर एक बहुत छोटी। मैं घुमाता रहा, स्पार्क्स आते रहे। 2 मिनट तक घुमाने के बाद मैं रुका और वेसल पर डिस्चार्ज टेस्ट किया। झटका एक सिंगल एम्बर चार्ज के मुकाबले काफी ज्यादा तेज था। बहुत ज्यादा नहीं, पर महसूस होने लायक। डिस्क छोटी है, पैड्स छोटे हैं और रोटेशन धीमा है, क्योंकि मेरा हाथ घुमा रहा है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा था। ज्यादा रोटेशंस मतलब ज्यादा चार्ज। रिश्ता सीधा और पक्का है। प्रिंसिपल काम करता है। मैं पीछे होकर बैठ गया और अपने सामने रखे डिवाइस को देखने लगा। अगर मेरा हाथ हर रोटेशन के साथ चार्ज बढ़ा सकता है, तो एक शाफ्ट जिस स्पीड से आज घूम रहा था, वो हर मिनट सैकड़ों बार चार्ज बढ़ा सकता है। छोटी डिस्क की जगह बड़ी डिस्क का मतलब है ज्यादा सरफेस एरिया और हर रोटेशन पर ज्यादा फोर्स। कई वेसल्स एक साथ होने का मतलब है ज्यादा स्टोरेज। मैंने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, जिसे किसी ने नहीं सुना। अगर मेरा हाथ नहीं बल्कि हवा इसे घुमाए तो ये खुद ब खुद चलेगी। बोर्ड पर रखा ये डिवाइस एक खिलौना है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं वो कुछ और ही है।
मुझे इसे बड़ा बनाना होगा और मुझे रोटेशन का एक असली सोर्स चाहिए, मेरा हाथ नहीं। मैंने बड़े स्केल वाले वर्जन के लिए मटेरियल्स की लिस्ट बनाना शुरू की। बड़ी ग्लास डिस्क, बहुत महंगी। कई वेसल असेंबलीज, मैं और बना सकता हूँ, इसमें पैसा नहीं वक्त लगेगा। कॉपर वायर, काफ़ी लंबाई में, बहुत महंगा। असली रोटेशनल फोर्स को झेलने के लिए मेटल फ्रेमवर्क। एक ब्लैकस्मिथ की ज़रूरत होगी। वुल पैच के लिए एक ऐसी हाउसिंग जो अपने आप सही दबाव बनाए रखे। मेरे पास डिजाइन है। इसके लिए मेटल फिटिंग्स चाहिए जो मैं खुद नहीं बना सकता। मुझे जो चाहिए उसकी कुल कीमत मेरी 3 महीने की कमाई से भी ज़्यादा है। और ये तो तब है जब टेस्टिंग के दौरान कुछ टूटे नहीं, जो कि होगा ही, क्योंकि पहले वर्जन हमेशा टूटते हैं। मुझे या तो और पैसे चाहिए या सामान जुटाने का कोई दूसरा रास्ता। 3 दिन बाद ह्यूगो मुझे ढूंढता हुआ आया। मैं लॉफ्ट में छोटे जनरेटर का दूसरा टेस्ट रन कर रहा हूँ। डिस्क को घुमा रहा हूँ और चिंगारियों को देख रहा हूँ। तभी मुझे सीढ़ी पर उसके भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो ऊपर आता है, डिवाइस को देखता है, फिर मुझे देखता है, और उसके चेहरे के भाव वैसे ही हो जाते हैं जैसे तब होते हैं जब मिल में कुछ गड़बड़ हो जाए। तुमने उन पैच के लिए वुल कहाँ से लिया? वो पूछता है। मुझे तुरंत समझ आ जाता है। वो वुल स्टोरेज कॉर्नर के एक छोटे बेल से आया था जिसे ह्यूगो नाजुक चीज़ों की पैकिंग और शिपमेंट्स के लिए रखता है। मैंने 3 हफ्ते पहले 2 मुट्ठी लिया था जब मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही स्टोरेज बिल? मैं कहता हूँ मुझे पता है कौन सा बिल। वो उसकी तरफ देखता है। वो मेरी प्रॉपर्टी है। मुझे पूछना चाहिए था। तुम्हें पूछना चाहिए था। उसकी आवाज़ सपाट और शांत है, जो चिल्लाने से भी ज़्यादा बुरी है। मेरे वर्कर्स बिना पूछे चीज़ें ले लेते हैं और फिर मेरे पास कोई वर्कर नहीं बचता। ऐसा ही होता है। वो सही कह रहा है। मैं उससे बहस नहीं करता। इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, मैं कहता हूँ ज़रा नीचे सेकेंडरी गियर हाउसिंग के पास चलिए। वो मुझे देखता है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ठीक कर दिया है। सेकेंडरी गियर हाउसिंग में 3 महीने से एक दिक्कत थी। एक इंटरमीडिएट गियर व्हील के एक्सल सीट में वॉबल आ गया था। वो सीट टेढ़ी मेढ़ी घिस गई थी और गियर हर दूसरी रोटेशन पर पास वाले दांते से कांटेक्ट खो देता था। इसका नतीजा था एक हल्की क्लिकिंग साउंड और सेकेंडरी स्टोन की एफिशिएंसी में धीरे धीरे होने वाली कमी। ह्यूगो ने एक बार स्मिथ को दिखाया था। स्मिथ ने कहा था कि गियर बदलना पड़ेगा, जिसका मतलब था एक नया कास्टिंग ऑर्डर करना, जो महंगा और स्लो काम था। मैंने एक फाइल, एक फ्लैट रेफरेंस प्लेट जो मैंने मेटल स्मिथ की दुकान से उधार ली थी, और 3 शामों की लगभग 8 घंटे की मेहनत से उस एक्सल सीट को घिसकर बराबर कर दिया। फिर मैंने उस खाली जगह को भरने के लिए हर्डन लेदर की एक स्ट्रिप से उसे शिम कर दिया। अब वॉबल चला गया है, क्लिकिंग बंद हो गई है, और सेकेंडरी स्टोन अब उतना ही स्मूथ चल रहा है जितना मिल नहीं होने पर चलता था। ह्यूगो हाउसिंग के पास झुकता है और उसके चलते समय उस पर हाथ रखता है, उस वाइब्रेशन को महसूस करने की कोशिश करता है जो पहले वहां होती थी। वो खड़ा होता है। वो गियर को देखता है, फिर मुझे देखता है। ये तुमने किया? वो कहता है हाँ। वो एक पल के लिए शांत रहता है, फिर कहता है जो वुल तुमने लिया था उसे वापस रख दो। वो वापस ऊपर चला जाता है। वो मुझे काम से नहीं निकालता। मैं 2 मुट्ठी वुल उस बेल में वापस रख देता हूँ। उस दोपहर मैं उसे उस वुल से रिप्लेस कर देता हूँ जो मैं अगले दिन मार्केट से खरीदता हूँ। वही मात्रा, वही क्वालिटी। मेरा कुल खर्चा हुआ 3 कॉपर। नतीजा ये कि मेरे पास अभी भी जॉब है, सिर पर छत है और खाना है, लेकिन मटेरियल्स की प्रॉब्लम अभी हल नहीं हुई है। 7 कॉपर की सेविंग्स है और कंपोनेंट्स की एक लिस्ट है जिसकी कीमत कम से कम 30 कॉपर होगी। ह्यूगो मुझे रहने तो देगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट्स के लिए पैसे नहीं देगा। टैवर्न का काम अपनी कैपेसिटी पर है। मैं पहले से ही हर अवेलेबल शिफ्ट कर रहा हूँ। मुझे एक मालिक की नहीं बल्कि एक अलग सोर्स की ज़रूरत है। कोई ऐसा जो ये देख सके कि ये क्या बन सकता है और इसके पूरा होने से पहले ही इसमें इन्वेस्ट करने का फैसला करे। मैं अभी तक ऐसे किसी को नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि वे कैसे दिखते हैं। कोई ऐसा जो सुनी सुनाई बातों के बजाय नंबर्स के आधार पर फैसले ले। कोई ऐसा जिसने दुनिया को इतना देखा हो कि वो पहचान सके कि कब कोई नई चीज़ असली है। मैं वापस लॉफ्ट में जाता हूँ और लिस्ट में एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, उस इंसान को ढूंढना। एक गुरुवार की सुबह मार्केट में मुझे इत्तेफाक से मार्को मिला। मैं मेटल स्मिथ वाली लाइन में वायर की कीमतें देख रहा हूँ। मुझे जनरेटर के लिए कॉपर वायर चाहिए और मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि अलग अलग सेलर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, ताकि खरीदने से पहले मुझे पता हो कि सही दाम क्या है। तीसरी दुकान एक जवान लड़के की है जो करीब 25 साल का दिखता है। कंधे चौड़े हैं, बाजुओं पर भट्टी के काम के जलने के निशान हैं, और चेहरा ऐसा कि उसे देखकर लगे कि उसने कभी किसी पर शक नहीं किया। उसके पास एक छोटी लकड़ी की स्पूल पर कॉपर वायर है जिस पर लकड़ी में खुरचकर कीमत लिखी है। वो कीमत दूसरी 2 दुकानों के मुकाबले आधी से भी कम है। ये कोई डिस्काउंट या स्पेशल ऑफर नहीं है, बस गलत है। उसने असली मार्केट रेट जाने बिना कीमत तय कर दी है, और जो भी उसे खरीद रहा है वो उसकी जेब से पैसे निकाल रहा है। मैं वहां एक पल के लिए खड़ा होता हूँ। मैं उसकी कीमत पर वायर खरीद सकता हूँ, अपने बजट से कम में अपना काम चला सकता हूँ और वहां से जा सकता हूँ। यही समझदारी वाला कदम होता, पर मैं ऐसा नहीं करता। तुम्हारे वायर की कीमत गलत है, मैं उससे कहता हूँ। वो उस रिंग से नजर हटाकर ऊपर देखता है जैसे वो फाइल कर रहा था। गलत? कैसे? यहाँ से 2 दुकान छोड़कर वही गेज 11 कॉपर में बिक रहा है। तुम 5 मांग रहे हो। हर बार जब कोई तुमसे खरीदता है तुम 6 कॉपर का नुकसान कर रहे हो। वो फाइल नीचे रखता है और स्पूल पर लिखी कीमत को देखता है, फिर मुझे देखता है। वो नाराज नहीं है, वो सच में हैरान दिख रहा है, जैसे किसी ने उसे कोई ऐसी जाहिर सी बात बताई हो जो उससे छूट गई थी।
तुम मुझे क्यों बता रहे हो? वो कहता है, तुम खुद इसे खरीद सकते थे, क्योंकि मुझे एक ऐसा मेटल वर्कर चाहिए जो बारीकी वाले पार्ट्स बना सके, न कि सिर्फ एक बार की खरीद। एक बार की खरीद से मुझे वायर मिलेगा, एक मेटल वर्कर से मुझे अगले 1 साल के लिए सब कुछ मिल जाएगा। वो मुझे काफी देर तक देखता रहता है, फिर वो हंसता है, एक छोटी हैरान कर देने वाली हंसी, जैसे उसे ये बात मजाकिया लगी हो और वो उसे मान रहा हो। तुम्हारी उम्र क्या है? 16। 16? वो दोहराता है। वो स्पूल उठाता है और फिर से कीमत देखता है, फिर उसे नीचे रख देता है। किस तरह के पार्ट्स? उसका नाम मार्को है। वो मार्केट के लिए सस्ती ज्वेलरी बनाता है, उन कारीगरों के लिए कस्टम मेटल फिटिंग्स बनाता है जिन्हें छोटे कंपोनेंट्स चाहिए, और कभी कभी घरों के लिए सजावटी लोहे का काम करता है। उसके हाथ बहुत सदे हुए हैं। जिस रिंग पर वो काम कर रहा था, उसकी फाइल वर्क बहुत सटीक और साफ है। उसका बुक कीपिंग एकदम बेकार है। उसकी प्राइसिंग अंदाजे और इंस्टिंक्ट पर चलती है, जिसका मतलब है कि वो कभी सही होती है और अक्सर गलत। उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लेजर नहीं है, और महीने के आखिर में ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि उसने पैसे कमाए या गंवाए। मैं उसे समझाता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। एक मेटल एक्सल जो एक बाल की चौड़ाई तक स्मूथ और सीधा हो, और जिसके शोल्डर डायमेंशंस फिक्स हो। पतली कॉपर की 2 फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स जिन्हें एक ग्लास डिस्क के हिसाब से मोड़ा गया हो। 4 टर्मिनल पोस्ट का एक सेट जिनके बेस पर चूड़ियां थ्रेड्स हों। एक स्क्रू वाला वायर क्लैंप। ये सब उन डायमेंशंस के हिसाब से जो मैं एक डायग्राम में बना कर दूंगा। वो पूरी लिस्ट सुनता है। जब मैं खत्म करता हूँ तो वो कहता है, इससे क्या बनता है? एक डिवाइस जो एम्बर फोर्स का एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम पैदा करती है। वो एक पल के लिए शांत हो जाता है। एम्बर फोर्स? तुमने इसके बारे में सुना है? मुझे पता है कि रगड़ने पर एम्बर चीजों से चिपक जाता है। मुझे लगा ये बस एम्बर की एक खासियत है। ये हर चीज की खासियत है, अगर उसे सही तरीके से रगड़ा जाए। एम्बर बस इसे दिखाने का सबसे आसान तरीका है। इस फोर्स को मेटल के जरिए ले जाया जा सकता है, ग्लास वेसल्स में स्टोर किया जा सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरे पास स्टोरेज कंपोनेंट के प्रोटोटाइप्स तैयार हैं। मुझे जनरेशन कंपोनेंट बड़े स्केल पर चाहिए। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे उसे यकीन ना हो कि कोई समझदारी की बात कर रहा है या नहीं। मैं सच कहूंगा, वो कहता है, जो तुमने कहा वो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया। तुम्हें इसे समझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस मेरे दिए गए डायमेंशंस के हिसाब से पार्ट्स बनाने हैं, बाकी मैं संभाल लूंगा। और तुम मुझे पे कैसे करोगे? मैं अभी तुम्हें कॉइन में पे नहीं कर सकता। मैं तुम्हें किसी और चीज़ में पे कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी प्राइसिंग, तुम्हारी कॉस्ट्स और तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक करूंगा और उन्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि चीज़ें बनाने में असल में कितनी कॉस्ट आती है, तुम्हें कितना चार्ज करना चाहिए, और तुम असल में कितना अर्न कर रहे हो। 1 महीने के अंदर तुम्हें अपने रियल नंबर्स पता चल जाएंगे। उसके बाद अगर डिवाइस काम करता है और मैं उससे कुछ भी बेचता हूँ, तो मैं तुम्हें सारे पार्ट्स के लिए कॉइन में पैसे वापस दे दूंगा। वो फिर से शांत हो गया। उसने तार के उस स्पूल को देखा जिस पर गलत प्राइस लिखा था। मेरे पिता ने प्राइसेस तय किए थे, उसने कहा। उनकी मौत के बाद मैंने उन्हें वैसा ही रखा। तुम्हारे पिता के प्राइसेस शायद तब सही रहे होंगे जब उन्होंने उन्हें सेट किया था। मटेरियल कॉस्ट्स अब बदल चुकी हैं। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो अब क्या है। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसने फाइल उठाई और बिना उसे यूज किए कुछ देर पकड़े रखा। कल अपने डायग्राम्स के साथ वापस आना, उसने कहा। मैं उन्हें देखूंगा। मैं अगली सुबह ड्राइंग्स के 3 पन्नों के साथ वापस आया। मार्को ने उन्हें अपने वर्क बेंच पर फैलाया और काफी देर तक उन्हें देखता रहा। डायमेंशंस को देखने के लिए अपना सिर झुकाया और एक मोटी उंगली से असेंबली सीक्वेंस को ट्रेस करने लगा। उसने 2 सवाल पूछे, एक एक्सल शोल्डर क्लियरेंस के बारे में और दूसरा कॉन्टैक्ट स्ट्रिप ज्योमेट्री के बारे में। दोनों ही अच्छे सवाल थे। वो ड्राइंग्स को सही से पढ़ रहा था। मैं इन्हें बना सकता हूँ, उसने कहा। हमने इस अरेंजमेंट पर हाथ मिलाया। अगले 2 हफ्तों में मैंने मार्को के साथ मिलकर उसके रिकॉर्ड्स चेक किए। वो कोई असली लेजर नहीं रखता था, बस नोट्स और रिसीट्स का एक डिब्बा था जिसे मैंने 2 शामों में उसके वर्क बेंच पर कैटेगरीज में बांटा। मैंने हर प्रोडक्ट टाइप के लिए उसकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट की, उनकी तुलना प्राइसेस से की, और एक नई। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो, ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।